पिछले कुछ वक्त से अगर आपने ध्यान दिया हो तो इंडिया की ना सूरत बदल गई है। इंडिया अभी आज पुराने इंडिया की तरह बिहेव नहीं करता है, जो किसी का दोस्त नहीं हुआ करता था, जो किसी गलत कंट्री की गलत बात को जवाब नहीं दिया करता था। आज का इंडिया कैसा है, जो गुटबाजी भी करता है और जो किसी गलत कंट्री के गलत हरकत को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना सेकंड एडिटोरियल कैलिब्रेटेड बैलेंस। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ आर्टिकल है, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें। मैं ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगा, साथ में जो मैं आपको चीज़ें एक्सप्रेस करता हूँ ना इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी और ग्रामर, उन चीज़ों को भी सीखने की कोशिश करें। कंप्लीट इंग्लिश वर्कशॉप बना करके चलेंगे इसको आप। मैं आपके एग्जाम के हिसाब से इसको प्रिपेयर करता हूँ, जैसे क्वेश्चंस को आप वहाँ फेस करने वाले हैं वैसे क्वेश्चन ही बना करके आपके सामने लाता हूँ। शुरू करेंगे फटाफट से, आइए कुछ नया सीखते हैं। करेक्ट कैलिब्रेटेड बैलेंस ऑन इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट। करेक्ट ऐसा संतुलन आ गया अभी जो है बिल्कुल कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेट करने का मतलब समझे आप, अगर आप किसी को स्टेप बाय स्टेप, डिग्री बाय डिग्री, फेज बाय फेज, लेवल बाय लेवल किसी चीज़ को एडजस्ट करें ना, तो आप उसे कहते हैं कैलिब्रेशन। एग्जांपल दूं मैं आपको, वैसे तो मेरे घर में ऐसा हुआ नहीं, पर मैंने लोगों को देखा करते हुए। कुछ लोगों की डिश खराब हो जाती थी ना पहले के टाइम में, तो वो एंटेना को जाकर के हिलाते थे, फिर वो नीचे से पूछते थे अब आई डिश, फिर नीचे वाला बताता था हाँ भाई अभी आ गई है, या नहीं आई होती तो बताता था अभी अभी नहीं आई है, फिर वो थोड़ा सा और घुमाते थे। एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, वो कैलिब्रेशन कर रहे थे, है ना, स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट कर रहे थे ताकि उनके घर की डिश चलने लगे, है ना। तो कह रहे कैलिब्रेटेड बैलेंस जो है अब इंडिया में आने लगा है। ऐसा संतुलन हम स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट के साथ लेकर के आ रहे हैं। अब ये संतुलन कहाँ आ रहा है, वो बता रहा है इंडिया और नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट में। नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट नेहरू जी की दी हुई है। इसका कहने का मतलब यह था हम गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी देश के दोस्त नहीं है, किसी देश के दुश्मन नहीं है, हम अपने काम से काम रखते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी नॉन अलाइनमेंट से थोड़ा सा हटके पर बैलेंस के साथ इंडिया जो है ना आगे बढ़ रहा है। इस वर्ड को नोट करें। अलाइन करना मतलब किसी के साथ एक लाइन में आना, किसी के साथ जो है गुट बना करके दोस्ती करके उसके ग्रुप में शामिल होना। तो अलाइनमेंट मतलब गुटबाजी या ग्रुपिंग। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी ग्रुपिंग से, किसी स्टेट, किसी ग्रुप से बाहर रहना, किसी के साथ गुटबाजी ना करना। बढ़े आगे, चलो देखते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। कह रहे नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी मस्ट बी रीथॉट बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम्स। कह रहे नॉन अलाइनमेंट है ना, जो गुटबाजी ना करने का काम है, और कैसे, एक पॉलिसी के तौर पे, एक नीति के तौर पे। कह रहे इस नॉन अलाइनमेंट जो है ना, इसको मस्ट बी रीथॉट, इसको रीथॉट किया जाना ही चाहिए। इस पे फिर से पुनर्विचार होना ही चाहिए, फिर से हमें ख्याल इस पे करना ही चाहिए। कह रहे लेकिन बट इंडिया जो है ना उसको होना चाहिए मस्ट बी वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, आप किसी के लिए कॉशियस हैं, किसी चीज के लिए थोड़े से चौकन्ना है। कह रहे लेकिन इंडिया को वेरी हो ही जाना चाहिए अलायंस सिस्टम्स के लिए भी। एक बार सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, फिर इसके अंदर की बात बताऊंगा मैं आपको, फिर ग्रामर वोकैबुलरी पे आएंगे। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फिर से सोचा जाना चाहिए। ये पॉलिसी आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, कहने का मतलब ये। दूसरा, लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया को वेरी या कॉशियस या केयरफुल होना चाहिए अलायंस सिस्टम्स का भी। तो पहले जैसा अभी चलेगा नहीं, जैसा नेहरू जी सोच के गए थे वैसा भी आज की दुनिया में नहीं हो सकता है। पर साथ ही साथ हमें किसी गुट में शामिल भी नहीं होना है। ऐसा नहीं है यूएस के साथ एक जो है ना टीम बना के चाइना के खिलाफ हम वॉर छेड़ दें, ऐसा अलायंस सिस्टम में भी हमें सीधे सीधे नहीं आना। अब आते हैं सेंटेंस की ग्रामर में। सब्जेक्ट है नॉन अलाइनमेंट, उसकी वर्ब है मस्ट बी रीथॉट। रीथॉट क्या होता है, थिंक करना, री फिर से, थिंक की थॉट है ना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो री प्लस में थिंक लगा रखा है हमने। किसी चीज पे पुनर्विचार करना, रीविजिट करना, रिकंसीडर करना, रीअसेस करना, री एग्जामिन करना। अगर आप ध्यान से समझो लॉजिक से, तो सब के सब रीथिंक के सिनोनिम्स हैं। रीथॉट जो है इसकी सेकंड फॉर्म है ना। तो रीथिंक, रीविजिट, रिकंसीडर, रीअसेस, रीएग्जामिन, रीइवैल्यूएट, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो। मस्ट के बाद में, किसी भी मॉडल के बाद में बी तब आता है जब उस मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना पड़ी हो। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पड़ी थी, इसकी जगह पे एडजेक्टिव भी हो सकता था। ऐसे केसेस के अंदर मॉडल के रूल को सेटिस्फाई करने के लिए बीच में बी नाम की स्टेपनी को हम जो है लगा देते हैं। ऐसा ही काम यहाँ भी हुआ है, मस्ट के बाद में बी लगा हुआ है और इसके बाद में वेरी नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा था, इस कारण से, है ना। एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी को बीच में घुसाना पड़ा। वेरी का मतलब होता है किसी चीज के लिए चौकन्ना,
कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल, है ना। वेरी के बाद में भी ऑफ आता है, कॉशियस के बाद में भी ऑफ आता है, केयरफुल, वॉचफुल सबके बाद में ऑफ नाम की प्रपोजिशन फिक्स है। समझ रहे हो ना, फिक्स प्रपोजिशन भी चलती हैं सिनोनिम्स के हिसाब से। अब देखो देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब ग्रीन में है और पिंक में है। देखो ये सब्जेक्ट, पिंक में इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, पिंक में इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, पिंक में इसकी वर्ब। पूरे एडिटोरियल का मार्क्ड है। आप लोगों के लिए करता हूं, करके देखो इस एक्सरसाइज को, मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाओ। 15 से 20 दिन में आपने सोचा नहीं होगा इंग्लिश इतनी आसान है और कितनी मैं इसको हुआ बना के बैठा था, कितनी ये टुच्ची सी चीज है, एक लैंग्वेज है जिसको मैं भी सीख सकता हूँ। करके देखो, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना सीखो, सब काम आपके लिए इजी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक समरी देता हूँ, 2 चीजें हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से इस एडिटोरियल की पीडीएफ को बिना मार्क की हुई सुबह में ले सकते हैं। जैसे वीडियो तो शाम में आई ना, सुबह में 11, 12, 1 बजे तक बता देता हूँ कौन सा एडिटोरियल मैं करूंगा, तो आपको एडवांस में पता लग जाएगा शाम को क्या पढ़ने वाले हैं। ये ग्रुप है अपना ऑफिशियल वाईडी नो चैट्स, यहाँ आकर इसको डाउनलोड कर लें टेलीग्राम ऐप को और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब शुरू करते हैं इसकी समरी। समरी ये है कि हाल ही में इंडिया जो है सब कंट्रीज को ठीक से जवाब देना शुरू कर दिया उसने, चाइना वाइना को। अभी हमारे एक्सटर्नल फॉरेन जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, इन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली हैं कि हम जो है पुरानी नीतियों को छोड़ रहे हैं नॉन अलाइनमेंट की, पर हम इसके बीच में ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गुटबाजी करेंगे। हम लोग नीतियों को छोड़ने का मतलब ये रखा है कि हम किसी से अलाइन नहीं होंगे, पर कोई हमें बात करेगा गलत तो उसको जवाब जरूर दिया करेंगे, है ना। तो चाहे हम अमेरिका के दोस्त ना बने, लेकिन चाइना से हम दबने वाले भी नहीं हैं। तो इसने कुछ इस तरह की बातें कही हैं जो बिल्कुल बैलेंस रखती हैं। आप मेरे साथ एडिटोरियल में आगे देखेंगे जो जयशंकर साहब ने कही हैं, इसी पे बेस्ड है अपना आज का एडिटोरियल और यही अपनी आज की समरी। अपना एडिटोरियल प्रेस कर रहा है गवर्नमेंट के इस डिसीजन को, कह रहा है कि आपको यही काम करना चाहिए था, इसी काम की जरूरत है आज के इंडिया से, आज के भारत से। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपलोड कर रहा है, प्रेस कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट की बहुत प्रशंसा कर रहा है। तो इसी की यही आज की टोन है ना। प्रेजिंग बोल दो, अपलोडिंग बोल दो, एडमायरिंग बोल दो, सरकार की प्रशंसा वाली टोन है। इसको आप लिख सकते हैं समरी को कमेंट सेक्शन में 3-4 सेंटेंसेस में। लिखने से आपकी अच्छी होती है ग्रामर की और जो स्किल्स हैं राइटिंग की स्किल्स, है ना। वीडियो को एक लाइक देना, शुरू करने वाला हूं वीडियो को। अच्छा, कुछ लोगों को सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। वीडियो मेरी जल्दी भी आती है, लेट भी आती है, पर आती रोज है। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा मिलेगा, मालूम चलेगा कब वीडियो आ गई है। शुरू कर रहा हूँ। करें इन सेपरेट स्टेटमेंट्स दिस वीक, External Affairs Minister S. Jaishankar laid out India's worldview in the face of global challenges, many of which pull it in different directions. कह रहा सेपरेट स्टेटमेंट्स में इस वीक, इस हफ्ते अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर हुआ क्या, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे ना जयशंकर साहब, इन्होंने कर दिया ले आउट। अब ले आउट करना मतलब क्या होता है बताऊंगा, शांति से देखना। भी इस्टेब्लिश करना समझ लो, है ना। किसी चीज को सबके सामने रखना, सबके सामने पक्का करके बताना। तो इन्होंने सबके सामने इस्टेब्लिश किया, ले आउट किया इंडिया की वर्ल्ड व्यू को। इंडिया कैसे पूरी दुनिया को देखा करता है, वर्ल्ड व्यू क्या है इंडिया की, और कब, इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंज को फेस करते हुए, जो है पूरी दुनिया के अंदर जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए। तो कह रहा है ऐसे सेपरेट स्टेटमेंट्स में जयशंकर साहब ने ऐसा कहा। अब देखो ये चैलेंजेस कौन से हैं, कॉमा लगा के बता रहा है। कह रहा है मैनी ऑफ विच, ज्यादातर जिनमें से पुल करते हैं इट, इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में। समझ गए सेंटेंस को। जयशंकर साहब ने बोला कि हमारे इंडिया की आज की वर्ल्ड व्यू ये है, इस तरह से इंडिया काम करने वाला है। ले आउट किया उन्होंने इस व्यू को और कह रहा है ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं जो इंडिया को अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। कहीं हमें अमेरिका खींच रहा है, कहीं हमारे को चाइना खींच रहा है, कहीं पाकिस्तान। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे आते हैं। सब्जेक्ट थे जयशंकर जी, वर्ब थी इनकी लेड आउट। दूसरा सब्जेक्ट आया मैनी, प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है पुल, है ना, मैनी पुल। अच्छा, देखने वाली चीज क्या है, ले आउट क्या होता है। देखो इसको अब थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, इसमें कंफ्यूजन भी है, वो भी निकाल देता हूँ आपकी। ले, लेड, लेड, ये पहली तो वो वाली वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वाली। एक तो लाई होती है, एक ले होती है। ये ले वाली वर्ब है, ले, लेड, लेड, इसकी तीनों फॉर्म चलती हैं। ले आउट करने का मतलब क्या होता है, देखो फ्रेजल वर्ब जब बनेगी इसका मतलब होता है पैसे खर्च करना, और जब ये एस्टैब्लिश करेगी किसी चीज को, फ्रेजल वर्ब नहीं बनेगी, तब होगा इसका मतलब एस्टैब्लिश करना। आज मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ, शायद आपको कंफ्यूजन निकल जाएगी फ्रेजल वर्ब में क्या फर्क होता है नॉर्मल वर्ब से। मान लो एक वर्ब है लुक, इसके आगे मैंने लिख दिया अप, इसका मतलब क्या है, ऊपर देखना। लुकअप मतलब ऊपर देखना। आपने किसी को बोला ना लुकअप, तो उसका मतलब क्या है, भाई ऊपर देखो क्या चल रहा है तुम्हारे। तो इसको बोलते हैं अपने लिटरल मीनिंग। क्या बोलते हैं इसको, लिटरल मीनिंग। इसको बोलते हैं लिटरल मीनिंग। जो लिखा है वो आपने पढ़ा है। पर अगर इसी को लुकअप को मैं फ्रेजल वर्ब मान लूं, और ये एक फ्रेजल वर्ब है भी, लुकअप इज अ फ्रेजल वर्ब, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा किसी चीज की तलाश करना।
आई एम टेलिंग यू टू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस वर्ड को डिक्शनरी में लुकअप करो, सर्च करो। देख लो लुकअप वर्ड है, उसका लिटरल मीनिंग है ऊपर देखो आसमान में, और उसका फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग है उसको आप कहीं पे ढूंढो, है ना। लुकअप का मतलब है कुछ सर्च करो, तलाश करो। तो जब कोई वर्ब किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब को लेकर के अपने लिटरल मीनिंग से दूर हट जाती है, उस वर्ब को कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। अब कुछ ऐसे लेआउट के साथ है, जब आप लेआउट कर रहे हो, लिटरल मीनिंग दे रहे हो, उसका मतलब है एस्टैब्लिश करना, किसी चीज को पक्का करना। जब लेआउट को जब फ्रेजल वर्ब आप यूज करोगे, इसका मतलब होगा पैसे को खर्च करना। अब मैं आपके सामने दोनों सेंटेंस रख रहा हूं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। द गवर्नमेंट लेड आउट द गाइडलाइंस टू इम्प्लीमेंट द सब्सिडी स्कीम। सरकार ने लेआउट किया, एस्टैब्लिश किया, सबके सामने बिछा दिया। ले करना मतलब बिछाना, सबके सामने बिछा दिया, सबके सामने रख दिया गाइडलाइंस को, जो नई सब्सिडी स्कीम की थी, है ना, लेआउट किया। अब दूसरा देखो, द गवर्नमेंट लेड आउट ₹5,000 करोड़ अंडर द सब्सिडी स्कीम। सरकार ने खर्चा कर दिया 5,000 करोड़ का इस सब्सिडी स्कीम के नीचे। तो सेंटेंस के अंदर जाना है आपको, कौन सा मीनिंग यूज हुआ ये आपको डिटरमिन करना है। इसीलिए ग्रामर ह्यूमंस यूज करते हैं, है ना, लैंग्वेज ह्यूमंस का काम है, रोबोट्स का काम नहीं है। तो रोबोट की तरह फ्रेजल को मत याद कर लिया करो, ह्यूमन की तरह यूज किया करो, लिटरल मीनिंग भी आपको यूज करना पड़ सकता है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, स्पेंड मनी को हम बोलते हैं ले आउट करना, फ्रेजल वर्ब की तरह है, वैसे ही ले से एक और फ्रेजल वर्ब बनती है जिसका मतलब होता है सेव करना मनी को, है ना। कल रात को खबरी पे मैंने करवाया था, उन लोगों को सबको पता होगा, आप लोग भी मुझे बताएं। सेव करने को क्या बोलेंगे, स्पेंड करने को तो ले आउट हो गया, है ना, लेड आउट। सेव करने को क्या बोलेंगे, चलो बता देता हूं, ले असाइड। सेव करने को बोलते हैं हम ले, जस्ट अ मिनट, ले असाइड। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को साइड में रख देना, सेव करके, भाई ले असाइड कर दो 5,000 रुपए, कल हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। सेव करके रखो 5,000 रुपए, साइड में रख दो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आई थिंक समझ गए होंगे। आगे बढ़े, लेआउट को आपने अच्छे से पोस्टमार्टम करके देखा मेरे साथ। चलो, कह रहा मिस्टर जयशंकर कंटेंशन वॉज दैट नॉन अलाइनमेंट एज अ कॉन्सेप्ट बिलोंग टू अ बायगोन एरा and the multipolarity in the world necessitated that India would have to take a definite stand and even take risks on issues such as connectivity, maritime security, terrorism and climate change. सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखो। जयशंकर साहब का कंटेंशन क्या था। कंटेंशन क्या होता है, किसी चीज पे जोर डाल के आप किसी चीज को कहते हो ना, तो वहां पर कंटेंशन होता है। जयशंकर साहब की बात का पूरा सार क्या था, उनका कंटेंशन क्या था, उनका जोर देने की वाली बात थी, वो ये थी कि जो नॉन अलाइनमेंट है ना, जो गुट निरपेक्ष होने की नीति है, हिंदी में बोलते हैं, किसी गुट के साथ में नहीं होना, कह रहा है एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बिलोंग करता है एक ऐसे युग को, एक ऐसे एरा को, एक ऐसे टाइम को जो हो गया बायगोन, जो निकल चुका है पीछे, पीछे हम जिसको छोड़ा है। और कह रहा है जो मल्टीपोलैरिटी है ना, मल्टीपोलैरिटी मतलब दुनिया के मल्टाए बहुत सारे पोलर्स हैं, ध्रुव हैं, है ना। तो कह रहा है जो शक्तियां विभाजित हो गई हैं दुनिया में, मल्टीपोलैरिटी है, वहां पे चाइना जो है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, वहाँ पे यूएस है। कह रहे जो मल्टीपोलैरिटी है ना वर्ड की, ये जरूरी बनाती है इस चीज को, नेसेसिटेट करती है दैट वो ये कि इंडिया को वुड हैव टू, करना ही पड़ेगा इस काम को, हैव टू, हैज टू, हैड टू, इंडिया को करना ही पड़ेगा इस काम को, लेना पड़ेगा एक डेफिनेट स्टैंड। और यहां तक कि लेना पड़ सकता है इंडिया को उन रिस्क हो, उन जो जोखमों को, ऐसे इश्यूज पे हैं जो कि सबके सब कैसे हैं। पहला है कनेक्टिविटी का, दूसरा है समुद्री रक्षा का, मैरीटाइम सिक्योरिटी का, तीसरा है आतंकवाद का, और चौथा है क्लाइमेट चेंज का। सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, एक बार 5 सेकंड में रिपीट करता हूं, फिर इसके अंदर की ग्रामर में घुसेंगे। इनका जोर देके कहने का काम ये था कि नॉन अलाइनमेंट जो है ना, गुट निरपेक्ष नीति है, उस कॉन्सेप्ट को हम, वो कॉन्सेप्ट बिलोंग करता है एक भूतकाल की एरा से, बायगोन एरा से, ऐसे युग से जो अब जा चुका है, आज की दुनिया में नहीं है। और कह रहा है जो मल्टीपोलैरिटी है ना वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग पोलर बने हुए हैं, कहीं पे कोई कंट्री पावरफुल है, किसी मामले में कोई कंट्री पावरफुल है। तो मल्टीपोलैरिटी है जो वर्ड की, वो एक चीज को जरूरी बनाती है, नेसेसिटेट करती है दैट वो ये चीज कि इंडिया को लेना ही पड़ेगा डेफिनेट स्टैंड, पक्के स्टैंड उसको लेने ही पड़ेंगे, यहां तक कि उसको लेना पड़ेगा एक रिस्क को, जोखमों को, ऐसे इश्यूज पे जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी के, हमारी समुद्री सिक्योरिटी के, हमारे टेररिज्म के और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों के। समझ गए ना। अब आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हो ना, कहने की जरूरत ना पड़े, कंटेंशन की वर्ब ये आ गई, इसकी वर्ब यहाँ आ गई, मल्टीपोलैरिटी की वर्ब यहाँ आ गई। नेसेसिटेट करना नेसेसरी नाम के एडजेक्टिव से बना है। आप नेसेसरी बनाते हो किसी चीज को, देन यू नेसेसिटेट दैट समथिंग, है ना, जो भी चीज है उसको आपने नेसेसिटेट कर दिया। अच्छा, मैरीटाइम वर्ड को देख लेना, रिलेटेड टू सी, रिलेटेड टू नेवी इज कॉल्ड मैरीटाइम। बहुत अच्छा वर्ड है मैरीटाइम, है ना, जो मछुआरों से, सी से, ऐसे पोर्ट से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड मैरीटाइम।
अब सेंटेंस में एक वर्ड है बायगॉन, है ना, जो चीज बाय हो गई हो, निकल गई हो, गॉन हो गई हो, समझ गए हो, आपके पास से बाय होकर के गॉन हो गई हो, उसको कहते हैं बायगॉन। इसका मतलब है पास्ट। इस पे एक बहुत अच्छी फ्रेज बनता है, इडियम नहीं बोलूंगा, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आपने सुना भी होगा कहीं पे। इसका हिंदी मतलब बताता हूँ आपको हंसी आएगी सुन के। आप इसको रोज बोलते भी हैं, जो हुआ उसमें मिट्टी डालो, जो हुआ सो हुआ। आप दिन में कम से कम 2 बार 3 बार 1 बार आदमी जरूर बोलता है ऐसी बात को, है ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, है ना। अब अगर आप इसको अपनी इंग्लिश को इंटीग्रेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आज से जो हुआ सो हुआ की जगह ऐसा बोल दिया करो, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अगर आपके सामने वाला उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो मन में बोल दिया करो। धीरे धीरे यही चीजें आपको इंटीग्रेट करेंगी इंग्लिश के साथ, आपकी इंग्लिश जो है ना लाइफ के अंदर घुलनी शुरू होगी। तो जो हुआ सो हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, है ना। जो पास्ट है उसको पास्ट बना दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लाऊंगा कुछ और ऐसी इडियम्स वाली और कुछ इस तरह की ना इंग्लिश स्पीकिंग पे 1-2 दिनों में वीडियोस आएंगी। हाउएवर, हालांकि ही मेड इट क्लियर दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स एंटायरिटी and that while it would no longer remain disentangled from difficult decisions, it would not compromise on its independence। कह रहा है उसने हालांकि मेड कर दिया इस चीज को क्लियर, बना दिया इस चीज को साफ, सबके सामने साफ साफ इस चीज को बोला। वो बात कौन सी है? वो कह रहा है इंडिया रिजेक्ट नहीं करता है, इंडिया आज भी सिरे से नकार नहीं रहा है नॉन एलिमेंट को एंटायरिटी में। एंटायरिटी मतलब पूरी तरह से, इन इट्स एंटायरिटी मतलब पूरी तरह से। तो गुट निरपेक्ष की नीति को जो नेहरू ने दी थी, इंडिया अभी भी उसको पूरे सिरे से नकारने वाला देश नहीं है। कह रहा लेकिन साथ ही साथ वाइल ये अब नहीं रहेगा, नो लॉन्गर अब नहीं रहेगा, रिमेन होगा डिसएंटेंगल्ड, अलग थलग। अब ये अलग थलग होने वाला देश नहीं है। और किससे? डिफिकल्ट डिसीजन से, मुश्किल जो है समझौतों से, डिसीजन से, फैसलों से। और ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा इसकी इंडिपेंडेंस के साथ। तो उसने क्या बोला? नॉन अलाइनमेंट से हम पूरी तरह परे नहीं हो रहे हैं, हम आज भी नॉन अलाइन कंट्री रहेंगे, लेकिन डिफिकल्ट डिसीजन आएंगे। अगर किसी दोस्त की सहायता लेकर के किसी हॉस्टाइल कंट्री को जवाब देना होगा, तब हम उस केस के अंदर इस कंडीशंस को, इनको ना डिसएंटेंगल नहीं होंगे, डिसीजन को लेंगे। समझ गए सेंटेंस को? अब आए सेंटेंस की ग्रामर वोकैबुलरी में। देखो डिसएंटेंगल, आपके हेडफोन्स जब आप बैग से निकालते हो, जैसे मैं निकालता था, अभी तो मैं ब्लूटूथ यूज करता हूँ आजकल, तो पहले मैं निकालता था वो एक दूसरे में उलझ जाते थे। वहां से इस वर्ड को रिलेट कर लेना, वो होते हैं एंटेंगल्ड हेडफोन्स या एंटेंगल्स हैंड फ्री। अगर डिसएंटेंगल होंगे, अगर वो सुलझ गए होंगे, उसी को कहते हैं अपने डिसएंटेंगल्ड। तो डिसएंटेंगल्ड हर वो चीज है जो सेपरेटेड है, फार ऑफ है, एक दूसरे में उलझी नहीं हुई है। तो अगर इंडिया जो है अब रहने वाला नहीं है डिसएंटेंगल्ड, अलग थलग, वो सबके साथ मिक्स होकर के रहने वाली कंट्री बनने वाला है। वुड के बाद में नो लॉन्गर एडवर्ब आई है बीच में, और फिर आया रिमेन नाम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले देखो, चलो अब मैंने लिख के दिया तो मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबी हुई तो मैं इसको निकाल दूंगा, है ना। आज मैं वुड नाम की मॉडल के सब यूजेस आपको बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी भूमिका बांध रहा हूँ, क्योंकि मॉडल वाले लेक्चर में बहुत सारी मॉडल्स आएंगी। तो अभी वुड का सीख लो, कभी कुड बता दूंगा, कभी मैं बता दूंगा, है ना। साफ साफ नोट करना। वुड जनरली 4 जगह पे यूज होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। थर्ड वाले के बारे में आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा, आज मैं पहली बार आपको बताऊंगा। और चौथे के बारे में जनरली आप बोलते हो, अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलते हो तो बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले को बताऊंगा मैं, जरूर याद रखना, इसको टीचर्स को भी नहीं मालूम होता थर्ड वाला, है ना। चलो, He said that he will work harder. He said that he will work harder. उसने बोला यार मैं काम हार्ड करूंगा, मतलब वर्क हार्ड करूंगा मैं, और जो है जो अपनी मेहनत से काम को करूंगा। दिक्कत क्या है सेंटेंस में? दिक्कत ये है कि उसने जब ये कहा था ना, तब तक उसने काम किया नहीं था ये वाला, मतलब उसके लिए ये फ्यूचर था। पर जब उसने कहा था वो वक्त हमारे लिए पास्ट है। आज मैं अगर ये चीज आपको बता रहा हूं, अगर आज ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब यहाँ पे विल लगा करके मैं आज के फ्यूचर को डिनोट नहीं कर सकता। ये विल जरूर इसके फ्यूचर के हिसाब से आया होगा। उसने ऐसा कहा था कि मैं काम करूंगा फ्यूचर में, लेकिन इस विल को अगर मैं भी यहीं पे ऐसा कैसा छोड़ दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब इसका मतलब, अब इसका सोल्यूशन क्या निकालें? इस विल की जगह यूज कर दो वुड को। He said that he would work harder. इस वुड से मुझे क्या पता लगा? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, पर पास्ट के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। मैं ही के हिसाब से वुड को लगा रहा हूं, है ना। ही कह रहा था मैं फ्यूचर में वर्क हार्ड करूंगा। तो वुड का सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला उसका यूज यही होता है, फ्यूचर ऑफ द पास्ट। शी मेट अ मैन इन लंडन दैट शी विल मैरी द नेक्स्ट ईयर। वो मिली एक आदमी से जिससे वो अगले साल शादी करेगी, जो है ना नेक्स्ट ईयर मैरी करने वाली है। शी मेट अ मैन। अब देखो मिली थी, काम पहले हो चुका है,
और जब वो काम हुआ था मिलने का तब तक शादी तो नहीं हुई थी। तो पास्ट के फ्यूचर की बात हो रही है शादी में, पास्ट के फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या करूं, विल को चेंज कर दो वुड में। शी मेट अ मैन इन लंडन दैट शी वुड मैरी द नेक्स्ट ईयर। बहुत सिंपल है, लॉजिक के साथ समझो, जब भी पास्ट के फ्यूचर की बात हो रही हो, पास्ट के फ्यूचर की, तो विल नहीं वुड को यूज करें। इससे आपके रीडर को मालूम चल जाएगा आप फ्यूचर तो कर रहे हो पर पास्ट का फ्यूचर है। अब देखो इसका चलो पहले मैं आपको बता देता हूं ये वाला रिपीटेड पास्ट हैबिट। शी वुड ईट आउट्स इन द ब्रेकफास्ट एवरी डे। I would go for a walk at 5 p.m. every morning. They would work harder every day. He would study for 15 hours every day. है ना? तो ऐसे जब सेंटेंस बनते हैं इसका मतलब ये होता है एक पास्ट में हैबिचुअल रिपीटेड पास्ट हैबिट हुआ करती थी, है ना, हर रोज वो ये काम करती थी। शी वुड ईट ओट्स इन ब्रेकफास्ट एवरी डे। जैसे मैंने अपने लिए सेंटेंस लिखा है, आई वुड स्टडी फॉर 15-16 आवर्स अ डे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फॉर कैट। मैं अपनी कैट की प्रिपरेशन करता था तो मैं 16-15 घंटे पढ़ा करता था। आई वुड स्टडी, है ना, तो मैं एक पास्ट हैबिट की बात कर रहा हूं जो हुआ करती थी इन द पास्ट। तो वुड का ये वाला यूज होता है, इसको ध्यान देना, ये यूज कम, बहुत कम जगह आप देखोगे, पर जानना आपको आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। अब आ जाओ कंडीशनल्स, इसको तो खैर बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, अलग से कॉन्सेप्ट है आपके। कंडीशनल सेकंड और थर्ड इन दोनों में वुड को यूज करते हैं। इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड गो एंड सी द वर्ल्ड। अगर मैं एक लॉटरी जीत जाऊं तो मैं दुनिया देखूंगा, जाऊंगा और दुनिया घूम करके आऊंगा। ये बताता सेकंड कंडीशनल एक इमेजिनरी सिचुएशन को। देखो लॉटरी अभी तक जीती नहीं है किसी ने, मेरी इच्छा है अंदर की भाई मैं जीत गया ना, या मैं जीत जाता तो मैं पूरी दुनिया में घूम के आता। सेकंड कंडीशनल यही बताता है इमेजिनरी कंडीशन को, तो यहाँ यूज होगा। और एक थर्ड कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है कंडीशनल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। अब लॉटरी का रिजल्ट आ चुका है, अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं दुनिया गया होता और घूम करके आया होता। समझ गए ना, जो काम हो ही नहीं पाया उसके लिए थर्ड कंडीशन को यूज करते हैं। अलग से कंडीशन चैप्टर में आएगा ये, पर देख लें वुड यहाँ पे भी यूज किया जाता है ना, सेकंड और थर्ड में। लास्ट में तो आप जानते हो आपकी इच्छा हो, डिजायर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, वहां भी वुड को आप यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी या आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। मेरी इच्छा है, मेरा डिजायर है, मेरी वांट है एक कप ऑफ कॉफी मुझे मिले। वुड यू प्लीज ओपन द डोर। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कृपया दरवाजा खोलेंगे आप, वुड यू प्लीज या वुड यू ओपन द डोर। आई विश शी वुड कम टुडे। आई वुड शी वुड कम टुडे। मेरी ऐसी विश है, मेरा ऐसा डिजायर है, मेरी ऐसी होप एक्सपेक्टेशन है कि वो आज वो आ जाए, है ना। तो इस तरह से भी हम वुड को यूज करते हैं। देखो आप इसको आधा घंटा पढ़ो चाहे 1 घंटा पढ़ो, 1 दिन पढ़ो चाहे 5 दिन पढ़ो, लास्ट में आकर के यही मिलेगा आपको। ये 4 तरीके से वुड यूज होता है मोटा मोटा, कहीं साफ साफ नोट कर लें। अब यहाँ पे इसके बाद मैं वुड पे आपको ना सीधे सीधे एरर करवाऊंगा ग्रामर वाली वीडियो में, वहां इसको रिपीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ किसी का था कि सर वुड बताओ वुड बताओ, भाई अब देख लेना अच्छे से ना, वुड पे कंफ्यूज मत होना कोई। कह रहा मोर इंपॉर्टेंटली, इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये, he said, उसने ऐसा कहा, that India has never been a part of alliance system nor will it ever be। कह रहा उसने ऐसा कहा कि इंडिया कभी भी नहीं रहा है, हैज नेवर बीन एक पार्ट अलायंस सिस्टम का, गुटों वाले सिस्टम का, अलायंस का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है और ना कभी ये फ्यूचर में होगा। नॉर विल इट एवर बी। नॉर एक एडवर्ब है, इस क्लॉज को शुरू कर रही है कहां पे, कॉमा के बाद। एडवर्ब से क्लॉज शुरू हुआ, सेंटेंस में इन्वर्जन हो गया, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ गई, इश्यू कहते हैं इन्वर्जन, है ना। चलो हैज बीन। अब आपसे मेरा सवाल है, ये कोई वो तो है नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या कोई पैसिव वॉइस बन रही हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यहाँ पे हैज बीन कौन से टेंस में लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। कई बार मैं आपका इशारा करता हूँ, आपका ध्यान खींचता हूँ इस तरफ। हैज बीन जब अकेला आ जाए नाउन प्रोनाउन के साथ तो वो कौन से टेंस के अंदर वो सेंटेंस लिखा होता है, आप मुझे बताएंगे कितने लोगों को मालूम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही एडेड दैट इवन द यूएस मस्ट लुक बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट अलायंसेस एंड इंगेज विद मोर मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स। उसने ऐड कर दिया कि यहाँ तक कि यूएस को मस्ट लुक करना ही चाहिए। और कहाँ लुक करना चाहिए भाई, पार करना चाहिए इसके प्रेजेंट अलायंसेस के। हाल में जो उसकी दोस्तियां हैं ना उसके पार भी अमेरिका को देखना चाहिए और इसी अमेरिका को एंड के बाद इंगेज करना चाहिए, जो है बातचीत में लगना चाहिए मल्टीलेटरल अरेंजमेंट के साथ, ऐसे व्यवस्थाओं के साथ जो मल्टीलेटरल हैं जिनके कई सारे पहलू हैं। तो कह रहे हैं अमेरिका को भी अपने दोस्तों का अभी पल्लू छोड़ के अपने दोस्तों के पार भी जाकर के लोगों से बातचीत करनी चाहिए कंट्रीज से, ऐसा उन्होंने ऐड कर दिया। यूएस की 2 वर्ब्स आई हैं, मस्ट लुक एंड मस्ट इंगेज।
एंड के बाद में यूएस नाम के सब्जेक्ट को दूसरी वर्ब हमने दे रखी है। मस्ट सिर्फ यहाँ भी मस्ट अंडरस्टूड है, दूसरी बार नहीं लिखा हुआ। एंड कंजंक्शन का यही फायदा होता है, हेल्पिंग वर्ब्स को आप जो है ना कर सकते हो ओमिट। अच्छा, और देखने वाला कुछ है नहीं, आगे चलेंगे, ग्रामर कॉन्सेप्ट आएगा वहीं देखेंगे। मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन्ड दैट व्हाइल नॉन अलाइनमेंट वर्कड फॉर इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा between the US and the Soviet Union, the fact that India and China share a land boundary would always be a factor in new Cold War between the US and China. जयशंकर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया दैट ये कि जहां नॉन अलाइनमेंट की नीति ने वर्क किया था, जहां गुट निरपेक्ष की नीति ने काम किया था इंडिया के लिए कोल्ड वॉर एरा के अंदर, और किस किस के बीच हुई थी भाई ये कोल्ड वॉर एरा? यूएस एंड यूएसएसआर, यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच। कह रहे जहां इसमें बहुत अच्छे से काम किया था नॉन अलाइनमेंट ने। कह रहे लेकिन ये जो फैक्ट है ना, ये जो बात है दैट वो ये कि इंडिया और चाइना शेयर करते हैं एक लैंड बाउंड्री को। कह रहे ये जो बात है ना, अब इसकी वाह भाई ये वुड ऑलवेज बी, ये बात हमेशा होने वाली है। एक बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा कारण एक नई कोल्ड वॉर में जो होती है यूएस और चाइना के बीच। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा तब काम करता था, अब नहीं करेगा, अब जो है गुट निरपेक्ष रहकर के काम होने वाला नहीं है। अच्छा, सेंटेंस में देखने वाली चीजें, सब्जेक्ट जयशंकर का एक्सप्लेन्ड, नॉन अलाइनमेंट का वर्कड, द फैक्ट की वर्ब आई है वुड ऑलवेज बी। ऑलवेज एक एडवर्ब है, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बी लगी हुई है। आप जानते हो बी क्यों लगा है? क्योंकि बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई और नहीं आ रही, एक फैक्टर नाम का नाउन आ रहा है। समझ रहे हो ना? मॉडल को तो सेटिस्फेक्शन चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, अगर नहीं मिलेगा तो आपके पास है बी नाम की स्टेपनी, या फैक्टर एक नाउन आ रहा है ना, इसलिए लगा दिया। अच्छा, इंडिया और चाइना प्लूरल है भाई, दो मिल गए तो शेयर लिख रहा हूं। अगर अकेला इंडिया अकेला चाइना होता तो पीछे इसके एस लगाना पड़ता। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें आपसे पूछूंगा। यूएस के पहले द लगा पर चाइना के पहले नहीं लगा, यूएसएसआर के पहले लगा मतलब सोवियत यूनियन के पहले लगा पर चाइना के आगे नहीं लगा, ऐसा क्यों? सब लोग सोचेंगे, देखो मैंने कई 3-4 बार करवाया इसको, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा। जिन्होंने नहीं सुना है वो आज सुन लेंगे। चलो, वो कंट्रीज, वो ऐसी चीजें जो एक यूनियन का आपको जो ना फीलिंग दिलाती हैं, उनके पहले अपने द लगाते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत सारी स्टेट्स यूनाइटेड हैं, उनसे बना है कंट्री का नाम, तो इस नाम में फीलिंग आ रही है कि बहुत सारी कंपोनेंट से मिला हुआ एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, तो द लग जाएगा। जैसे यूनाइटेड किंगडम, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, उसके आगे भी द लगेगा। जैसे नीदरलैंड्स, अब नीदरलैंड्स है ना, उसके आगे एस आता है, अगर नीदरलैंड्स के आगे एस आता है तो उसके आगे भी अपने द लगा देते हैं। जैसे फिलीपींस, उसके आगे भी एस आता है कंट्री के नाम के आगे, तो उसके आगे भी अपने द लगा देते हैं। समझ रहे हो ना? जहां जहां प्लूरलिटी आपको फील होगी वहां द लगाना है कंट्री के नाम के आगे, जहां ना हो वहां मत लगाओ। अब ये चाइना क्या है, अब चाइना के आगे नहीं लगाना, इसके आगे कोई द नहीं लगाना, ठीक है ना? चलो, एक्सप्लेन एक फ्रेजल वर्ब बनाती है, एक्सप्लेन अवे, उसका मतलब होता है किसी गलत चीज के बारे में एक्सप्लेन करना। प्लीज एक्सप्लेन अवे योर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अपनी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का एक्सप्लेन करके मुझे अभी बताओ क्या रीजन है। एक्सप्लेन अवे मतलब अपनी सफाई देना। कह रहा ही स्पोक ऑफ द इंडो यूएस कोऑपरेशन इन मैनी फील्ड्स एंड द ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन in particular, but left unsaid the hard reality that military collaboration on land would prove problematic given India's disputed boundary with China, the venue of a nearly 3-month-long standoff between the PLA एंड द इंडियन आर्मी। एक बार रिपीट कर दूं, सेंटेंस सिंपल है, ध्यान से देखो। वो बात बोला, ही स्पोक ऑफ, उसने इस बात को बोला, उन्होंने जयशंकर साहब ने इंडो यूएस कोऑपरेशन की, भारत और अमेरिका के बीच के सहयोग की, और कहाँ पे? मैनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में। और किसकी बात की इन्होंने? स्पोक ऑफ किसका किया? बढ़ते हुए मैरीटाइम कोलैबोरेशन का, इन पर्टिकुलर, खासकर, इन पर्टिकुलर मतलब स्पेशली, खास करके हमारी नेवल कोलैबोरेशन का, हमारी समुद्री कोलैबोरेशन की उसने बात की। लेकिन इन्होंने ही जो स्पोक किया ना, इसी के साथ में इन्होंने लेफ्ट कर दिया, इसी के साथ में इन्होंने छोड़ दिया अनसेड, अनकहा, उस हार्ड रियलिटी को, उस सही हकीकत को, दैट वो ये कि मिलिट्री कोलैबोरेशन जो है, हमारी फौजों का जो कोलैबोरेशन है ना लैंड के ऊपर, वो प्रूव होने वाला है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो दिया गया देखते हुए, कंसीडर करते हुए इंडिया की डिस्प्यूटेड बाउंड्री को चाइना के साथ। सेंटेंस इतना समझ गए हो तो आगे बढ़ूं, एक बार इसको रिपीट कर देता हूं अपनी भाषा में।
इसने बात की इंडो यूएस कोऑपरेशन की बहुत सारे फील्ड्स में, खासकर हमारी नेवी के फील्ड में, लेकिन इसने वो बात नहीं की जो बड़ी हार्ड रियलिटी है कि कोलैबोरेशन जो है ना मिलिट्रीज का नहीं हो सकता दोनों कंट्री का, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो दिया गया देखते हुए और क्या चाइना का जो डिस्प्यूट है इंडिया के साथ बाउंड्री के ऊपर। अब देखो ये बाउंड्री का डिस्प्यूट क्या है ना, डिस्प्यूटेड बाउंड्री क्या है, ये वो है वेन्यू, ये वो है जगह नियरली 3 मंथ ओल्ड स्टैंड ऑफ की, एक लगभग 3 महीने लंबे स्टैंड ऑफ की एक दूसरे के सामने डेडलॉक की, और किस किस के बीच है, पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच। वेन्यू आप जानते हैं, जगह, सीन, प्लेस, सेटिंग। स्टैंड ऑफ होता है जब दो फौजें सामने आमने एक दूसरे के आकर के ना तो एक दूसरे को मारे ना पीछे हटे। फेस ऑफ भी बोलते हैं, डेडलॉक भी बोलते हैं, इम्पैस भी बोलते हैं, ग्रिडलॉक भी बोलते हैं, स्टेलमेट भी बोलते हैं, सब इसके सिनोनिम्स हैं। वेन्यू वर्ड को आप जाना, आपके घर पे कोई इनविटेशन आएगा किसी मैरिज फंक्शन का, वेडिंग फंक्शन का, किसी जो है हाउस वार्मिंग का, तो उसमें लिखा होगा वेन्यू, है ना, वेन्यू। वेन्यू का मतलब क्या होता है, कहाँ पे आपको आना है, तो वेन्यू को आप रिलेट करके रखें। वेन्यू का मतलब होता है जगह, साइट क्या है, सीन क्या है, वैल्यू क्या है, स्टेट आपका जो प्लेस क्या है, सेटिंग क्या है, वेन्यू, है ना। चलो, मिस्टर जयशंकर कमेंट्स आर अ क्लियर आइड असेसमेंट ऑफ इंडियाज कंस्ट्रेंट्स एंड एवेन्यूज फॉर इट्स पोटेंशियल ग्रोथ। जयशंकर साहब के जो कमेंट्स है ना वो बिल्कुल क्लियर आइड असेसमेंट है। अब यहाँ से इसने प्रशंसा शुरू कर दी है इसके ना, कह रहा है जयशंकर साहब के कमेंट्स हैं वो बिल्कुल साफ नजरों वाली असेसमेंट है, और किसकी, इंडिया के कंस्ट्रेंट्स की, इंडिया की लिमिटेशंस की, इंडिया की पाबंदियों की, और रास्ते जो इंडिया के पास है, वेन्यूज हैं पोटेंशियल ग्रोथ के, ऐसी ग्रोथ के जिसको हम फ्यूचर में देख सकते हैं। तो कह रहे जयशंकर साहब ने बिल्कुल अपने शब्दों में पिरो दिया है कैसे इंडिया की कमियां हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, और क्या इंडिया के पास रास्ते हैं आगे आने के लिए। असेसमेंट होता है जायजा, एस्टिमेट, इवैल्यूएशन, अप्रेजल, है ना। कंस्ट्रेंट होती है लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, हिंड्रेंसेस, स्टॉपेजेस, है ना, लिमिट्स। एवेन्यू होता है आगे आने वाला एक रास्ता, ऐसा रास्ता जो आपके लोग कंफर्टेबली आपको जर्नी तक ले जाए। इसका लिटरल मीनिंग होता है छायादार रास्ता, ऐसा पैथवे जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हो, है ना, एक्चुअल में उसको एवेन्यू बोला जाता है। अच्छा चलो, सिंपल सेंटेंस था, आगे आज मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है ना। कह रहा है द असर्शन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस एंड रेजिस्टेंस टू ज्वाइनिंग एनी अलायंस कम्स एज अ टाइमली रिमाइंडर एंड स्पेकुलेशन दैट tensions with China will push India into a stronger clinch with Washington, which is on its own collision course with Beijing। कह रहा है जो असर्शन है, ऊपर आपने एक वर्ड देखा था कंटेंशन, उसका मतलब होता है जोर देके किसी बात को कहना। असर्शन भी वही होता है, एम्फोसिस करके, डिक्लेयर करके, अफर्म करके, सबके सामने ऐलान करके किसी बात को कहना। तो कह रहा है जो जोर देने का काम है, असर्शन है इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस पे, इंडिया के रणनीति के तौर पे आत्मनिर्भर होने पे। स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजी जो बनाता है उसमें इंडिया खुद के ऊपर डिपेंड करता है, अमेरिका के मुंह को देख करके नहीं बनाता है। तो कह रहा है ये जो असर्शन है इस बात का, और जो रेजिस्टेंस है, जिस चीज़ का इन्होंने रेजिस्ट किया है, जिस चीज़ के लिए मना किया है, वो चीज़ क्या है, ज्वाइन करने का किसी भी अलायंस को, किसी भी गुट को। कह रहे जो दोनों काम है ना, कम्स ये आते हैं एक टाइमली रिमाइंडर बन के, एक वक्त पे बनने वाले रिमाइंडर की तरह, और कब, बीच में अमिड इस स्पेकुलेशन के। स्पेकुलेशन होता है गैसिंग गेम, है ना, लोगों के कयास लगाते हैं ना, जब लोग कयास करते हैं किसी चीज़ का, उसको कहते हैं स्पेकुलेशन। कह रहे दोनों चीज़ें इस रिमाइंडर की तरह आती हैं, स्पेकुलेशन के बीच, इस कयास के बीच। और स्पेकुलेशन ये है दैट वो ये की टेंशन जो है चाइना के साथ वो पुश करेंगी इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा मजबूत क्लिंच में, हग में विद वाशिंगटन। क्लिंच का मतलब होता है एम्ब्रेस, किसी को हग करना, किसी को मजबूत पकड़ से पकड़ लेना। तो सबको ये लगता है कि चाइना से टेंशन आ गई है तो इंडिया जो है अब वाशिंगटन के जो है गले लग जाएगा जाकर के। तो कह रहा है ये असर्शन इसने बहुत सही वक्त पे दिया है, कह करके कि हम किसी के पीछे जो है किसी पे डिपेंड होने वाले नहीं है। कह रहा विच जो कि है कौन, वाशिंगटन, विच जो कि है अपने खुद के कोलिजन कोर्स पे, अपने खुद के भिड़ंत के रास्ते पे विद बीजिंग, बीजिंग के साथ। तो कह रहा है वॉशिंगटन जो है जो खुद ही बीजिंग से लड़ने वाला है, आने वाले दिनों में कोलिजन करने वाला है। समझ गए, सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। पहले ग्रामर बता देता हूँ, फिर वोकैबुलरी बता देता हूँ, है ना। चलो पहले वोकैबुलरी देखते हैं। रेजिस्टेंस होता है किसी चीज़ के लिए मनाई, असर्शन आपने देख लिया। क्लिंच होता है किसी को, देखो वर्ब होगी तो मतलब किसी को पकड़ लेना, जकड़ लेना। अब यहाँ पे एक नाउन है, स्ट्रॉन्गर नाम के एडजेक्टिव के बाद में आ रहा है, तो मतलब एक नाउन की तरह काम करेगा। टाइट एम्ब्रेस, किसी को हग करना, होल्ड करना, बॉन्ड बनाना, किसी से रिश्ते पालना। अच्छा, कोलिजन होता है किसी से स्मैश, भिड़ंत, बम्प करना, किसी में क्रैश करना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है कोल्यूजन। बहुत कंफ्यूजन होती है आपको, एक में आई आता है, एक में यू आता है। कोल्यूजन का मतलब होता है किसी के साथ नेटवर्किंग, सांठगांठ बोलते हैं हिंदी में, या आप इसको बोल सकते हैं प्लॉटिंग, या आप इसको बोल सकते हैं नेक्सस। ये गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं है।
दो सरकारें आपस में मिल बांट कर कुछ काम कर रही हैं तो वो कोल्यूजन कर रही हैं। कोल्यूजन मतलब नेगेटिव वे के अंदर कोई सांठ गांठ करके कुछ गलत काम को अंजाम देना। इन जनरली इसको आप ऐसे यूज करेंगे। तो कोल्यूजन किसी से भिड़ंत, कोल्यूजन किसी के साथ प्लॉटिंग करना, किसी के साथ कोई रचना करना किसी प्लान की। अच्छा, अब आ जाओ इसकी ग्रामर में। आप मुझे बताओगे रेजिस्टेंस टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई है। कल ही मुझसे कॉन्सिडेंटली 3 लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है ना, अलग अलग वीडियोस पे, 3 नहीं बल्कि 4 लोगों ने, सर यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आ रही है। वैसे तो कई बार कर चुके हैं, एक बार रिपीट करेंगे। आप मुझे बताएं पहले, फिर मैं बताता हूँ क्यों रेजिस्टेंस टू के बाद में जॉइन नहीं लिखा है। आपने सीखा ना टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ क्यों नहीं आई है। चलो, ज्यादातर लोगों को पता है, मुझे मालूम है। आप जिनको नहीं पता वो फटाफट देख लें और साफ साफ नोट्स बना लेना। देखो इंग्लिश में टू दो काम करता है, पहला है इन्फिनेटिव का पार्ट बनना, दूसरा एक प्रपोजिशन बनना। अब दिमाग मत लगाओ, जहां लगाना होता है मैं बता देता हूँ, यहाँ मत लगाना। ये जो होता है ना टू प्लस में V1, जो आपने सीखा है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये होगा 99% ऑफ टाइम्स, 99% केसेस में यही होगा, क्योंकि इतनी सारी वर्ब्स हैं इंग्लिश में, सारी की सारी टू के बाद में इन्फिनेटिव बना देती हैं। पर ये जो आप देखते हो ना वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ये होगा 1% केसेस में। अब देखो ये क्यों होता है। ये वो केस है जिसमें टू एक इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है, बल्कि टू एक प्रेपोजिशन है। जैसे बाय है, विद है, ऑफ है ना, ओवर है, अबव है, वैसे एक प्रेपोजिशन है टू। तो टू अपनी फॉर्म बदल लेता है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा होता है। अब आप जानते हो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जीरेंड आता है। अगर वर्ब आएगी तो वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म ले लेगी तो जीरेंड बन जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे रजिस्टर्स टू जो है ये टू प्रेपोजिशन है। यहाँ पे इस टू के बाद में वर्ब आनी थी जॉइन, तो जॉइन को मैंने जीरेंड में बदल दिया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में बदल दिया, तो मैंने लिख दिया जॉइनिंग। इसीलिए आप कभी कभी देखते हो टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म पड़ी होती है। अब देखो इसमें देखने वाली चीज क्या है, सर कैसे पता लगेगा ये 1% केस आ गए। अरे भाई सीख लेना इन 1% केसेस के बारे में, नोट्स बना ले अलग से। देख मैंने एक लिस्ट बना रखी है पूरी, ये मेरी लिस्ट है ना। कितने सारे वर्ड्स हैं इसमें, 22 तो मैंने लिख रखे हैं ये 50 जैसे ही। अब मेरे को याद भी नहीं आ रहे हैं तो मैं लिख देता अभी और आगे, अगली बार आएगी तो लिस्ट पूरी बना के दिखाऊंगा। साफ साफ इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। विद अ व्यू टू, हैबिचुअल टू, यूज्ड टू, क्रिटिकल टू, एडिक्टेड टू, रिसोर्ट टू, इन सब के बाद में क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी अगर वर्ब आनी है। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस टू भी है, आज मैंने नया नोट किया है, तो रेजिस्टेंस टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। समझ गए कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को। चलो अब देखना इसमें एक चीज ध्यान देना, यूज टू जो है, यूज टू अगर मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था। तो यूज टू एडजेक्टिव होता है ना, जो एडजेक्टिव, जब यूज टू एडजेक्टिव होता है तभी उस वाले यूज टू के आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है ना। चलो अब देखना एक चीज, नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड कुछ भी आ सकता है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग इज की टू टैकलिंग द कोविड-19, सोशल डिस्टेंसिंग इज की टू सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19। अब आप बोलोगे सर की टू तो आपने यहाँ लिखा हुआ था, देखो की टू तो आपने यहाँ लिखा हुआ था, तो की टू के बाद में टैकलिंग तो ठीक है, पर ये सेफ्टी कहाँ से आ गया। ध्यान रखना हमेशा नहीं आएगी। अगर कोई नाउन पढ़ा है, अगर कोई प्रोनाउन पढ़ा है तो जीरेंड बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको सेफ्टी मत बनाया ना, सर आपने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, भाई पढ़ा है नाउन प्रोनाउन, पंगे मत ले इसके साथ, तब बनाना इसको जब यहाँ पे वर्ब रखी हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाना। ये आपका आज का क्विज है, साफ साफ इसका स्क्रीनशॉट लें। 2-4-6 घंटे के बाद अपना मैं डाल दूंगा ना अपने आंसर्स को, उससे अपडेट कर लेना। 5 क्वेश्चंस हैं। यूज टू को जानबूझ करके इस सेंटेंस के अंदर मैंने 2 तरीके से रखा है, कंफ्यूज ना हो बल्कि इससे लड़े, इससे है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ेंगे, 5 को देखना कहाँ पे मैंने जीरेंड वीरेंड लगाना था, जहाँ नहीं लगाया उसको लगा के कॉमेंट्स में डालो। सब लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उन ढीठों से प्रणाम है मेरा उन सभी को। अगर आप ट्राई नहीं करोगे यहाँ पे तो कैसे करोगे पेपर में। कह रहा इट इज सिग्निफिकेंट, बड़ा जरूरी है, सिग्निफिकेंट है दैट वो ये कि डिस्पाइट मल्टीपल रेफरेंसेस बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो टू द इंडिया चाइना क्लैशेस, द डेथ्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट गनवाल वैली लास्ट मंथ एंड इज कॉल फॉर इंडिया एंड द यूएस टू जॉइंटली काउंटर चाइना। कह रहा द गवर्नमेंट हैज राइटली चूजन not to raise its tension with China in any forum other than bilateral talks with Beijing। सिंपल सेंटेंस है, लंबा है, कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिग्निफिकेंट है दैट वो ये कि बावजूद बार बार इशारों के, मल्टीपल रेफरेंसेस के, किसके द्वारा, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो के द्वारा, है ना। कह रहा और किसके लिए, इसके लिए, इंडिया और चाइना के क्लैशेस के लिए। तो बार बार माइक पोम्पियो इंडिया चाइना के क्लैशेस की तरफ इशारा करता है, उंगली करता है, और किसकी तरफ करता है, डेथ्स की तरफ करता है, भारत के जवानों की गलवान वैली में लास्ट मंथ। अच्छा और किसकी तरफ, और किसके बावजूद, और उसकी कॉल फॉर के बावजूद, उसके बुलाए जाने के बावजूद इंडिया को और किसको, अमेरिका को जॉइंटली एक साथ
काउंटर करने के लिए चाइना को, है ना। तो बावजूद इन सब चीज़ों के इतना सपोर्ट मिलने के बावजूद अमेरिका से इंडिया को, करेक्ट गवर्नमेंट जो है ना इंडिया की, उसने सही चूज़ किया, बिल्कुल नहीं रेज करेगी वो इन टेंशंस को चाइना के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी फोरम पे, सिवाय अदर देन बायलैटरल टॉक्स के, आपस में फेस टू फेस बातचीत के विद बीजिंग। करेक्ट, इतने सारे हिंट मिलने के बावजूद अमेरिका से इंडिया ने हमेशा यही चूज किया है, बात करूंगा तो बीजिंग से मैं खुद करूंगा जाकर के, किसी अमेरिका की मुझे बीच में जरूरत नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही, राइटली इंडिया हैज चूजन टू डू सो। सेंटेंस समझ गए। रेफरेंस होता है आपके हिंट्स, इसके दो सिनोनिम बताता हूं अच्छे से, इनएंडो और इंसिनुएशन। दोनों का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ इशारा, है ना। अच्छा, कॉल फॉर होती है किसी को बुलाना, नॉन लिविंग चीज को। कॉल ऑन होता है किसी लिविंग चीज को बुलाना। कॉल अप होता है किसी को टेलीफोन करना। कॉल आउट होता है किसी को ललकारना। तो कॉल वर्ब है, 4 फ्रेजल वर्ब्स बनाती है ना। कॉल फॉर तो इंडिया नॉन लिविंग चीज है। कॉल ऑन मतलब किसी लिविंग चीज के लिए, दे कॉल्ड अपॉन अस, उन्होंने हमारा आह्वान किया, हमें बुलाया। कॉल अप किसी को फोन करना, टेलीफोन। कॉल आउट किसी को ललकारना, किसी को चुनौती देना। चारों को एक साथ रखें दिमाग के कोने में। टू जो है रेस के, देखो नॉट जो है ना टू से पहले आया है। नॉट कभी भी एडवर्ब है, किसी भी इन्फिनिटिव के बीच में नहीं घुसती। टू नॉट रेस गलत हो जाएगा, हमेशा नॉट को टू से पहले रखा जाए। फोरम होता है एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज। करा इक्वली सिग्निफिकेंट इज द गवर्नमेंट्स आउटरीच टू मॉस्को, इंक्लूडिंग अ विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ मिस्टर जयशंकर इन द रशिया इंडिया चाइना trilateral last month, and the external affairs minister comments that India should also seek to build coalition with middle powers such as European Union and Japan। लंबे लंबे सेंटेंस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से देखते हैं। उतना ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है इंडिया के गवर्नमेंट की आउटरीच होता है अप्रोच करना, सामने से जाकर के मिलना। तो अगर उतना ही जरूरी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है हमारी गवर्नमेंट का जाकर के अप्रोच करना मॉस्को को, जो है रशिया को, जिसमें शामिल है एक विजिट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की और पार्टिसिपेशन जयशंकर प्रसाद का रशिया इंडिया चाइना त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल लास्ट मंथ, पिछले मंथ में। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है ये वाली आउटरीच। और क्या है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के कमेंट्स हैं, दैट ये कि इंडिया नहीं सीख करेगा, नहीं कोशिश करेगा बिल्ड करना गुटों को, कोलिशंस को विद मिडल पावर, है ना। इंडिया को सीख करना चाहिए, शुड सीख, है ना, इंडिया को सीख करना चाहिए बिल्ड करना मिडल पावर्स के साथ गुटों को। अब ये मिडल पावर्स कौन सी हैं? जैसे कि यूनियन, यूरोपियन यूनियन और जापान। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है ना। अगर ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे राजनाथ सिंह वहां गए, जयशंकर प्रसाद वहां गए, और कैसे जयशंकर प्रसाद के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है क्योंकि इक्वली नाम के एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद में भी एडजेक्टिव आ रहा है। ऐसे जब सितारे मिलते हैं ना तो सेंटेंस में इन्वर्जन होता ही होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ रही है गवर्नमेंट की आउटरीच के। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप उसमें देखोगे पीडीएफ में तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक इसको ज्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए। आउटरीच एक नाउन भी, एक वर्ब भी है, कैसे काम करती है डाल लेना, उसमें देख लेना ना, वोकैब शीट में मैंने रखा हुआ है। करेक्ट टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफ्टन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज। एक क्राइसिस का टाइम है ना, अक्सर वो हमारी प्रायोरिटीज को क्लैरिफाई करता है, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए हमें बताता है। करेक्ट एट अ टाइम ऑफ डबल क्राइसिस फॉर इंडिया बैटलिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक इन द कंट्री and Chinese aggression at the border, the message from New Delhi is one of a carefully कैलिब्रेटेड बैलेंस। करे एक ऐसे वक्त पे जो है डबल क्राइसिस का, दो क्राइसिस, दो तूफान, दो हफ्ते इंडिया के लिए चल रही हैं। पहला है कोरोना से लड़ना, बैटलिंग द वायरस, द कोरोना वायरस पैंडेमिक। दूसरा है चाइना का एग्रेशन, चाइना का वायलेंस बॉर्डर के ऊपर। अगर ऐसे 2 आफतों के वक्त में जो मैसेज दिया ना न्यू दिल्ली ने, वो एक ऐसा है, इज वन, वो कैसा है भाई? केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस का। इतना बैलेंस बना करके दिया न्यू दिल्ली ने, जो है इससे खूबसूरती से न्यू दिल्ली अपने किसी मैसेज को दे नहीं सकता था। जो लोग कहते हैं गवर्नमेंट विरोधी है द हिंदू, मैं इस बात को पूरी तरह से सच नहीं मानता हूँ, हालांकि थोड़ा बायस्ड है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना। पर ये जब अच्छी चीजें होती है उनको उठाता है। आप लोग रोज नहीं पढ़ते हो एडिटोरियल्स, पर मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है। ये आप जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उनमें सबसे अनबायस्ड न्यूज़पेपर में से एक द हिंदू है। अगर उसकी कोई लिस्ट है तो उस लिस्ट में टॉप 3 के अंदर इसका नाम आता है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, यही ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो बिल्कुल बायस नहीं है ना। वीडियो को एक शेयर दें, एक लाइक दें, फिर मुलाकात लूंगा कल सुबह आपसे। तब तक के लिए साइनिंग आउट। शाम में कभी कभी मेरे मन में होती है खुराफात कुछ अलग वीडियो लाने की, तो थोड़ा सा देखना होगा, तो कुछ अनएक्सपेक्टेडली रात में लाइव करूंगा 8:30-9 बजे प्रोबेबली, अगर मुझे टाइम मिला तो। साइनिंग आउट।